लास्ट क्लास में जो जो पढ़ा था हम लोग एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में स्टार्टिंग में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है, जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था। और वो सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या थे। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल वेक्टर जो होता है वो हमेशा लीनियरली कॉम्बाइंड होता है, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। दो नॉन पैरेलल वेक्टर जो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो उसके बाद तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तीन अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। फिर उसके बाद चार अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट देखा था, वो पॉइंट ये था कि चार अगर कोप्लेनर वेक्टर है, याद रखिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चार कोलिनियर नहीं, चार कोप्लेनर वेक्टर, चार अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये कब प्रूफ होता है, कैसे प्रूफ होता है, मैंने बताया था, इसको आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, तो अभी ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे और हमारे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया था। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के मैंने बोला था ये हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस पर ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी वो टॉपिक पढ़े नहीं है तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, इधर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। हमें 3 पॉइंट दिया गया था। अब इसमें 2-3 चीजें हमें सीखने को मिलता है। अगर हमें पॉइंट बोल दिया जाता है और वेक्टर के फॉर्म में दिया जाए, मतलब वो कौन सा है, पोजीशन वेक्टर है। आप लोग को ये सारी चीजें भी याद रखना है, हम लोग पढ़ेंगे। 3D में जिसको पॉइंट्स बोलते हैं, वेक्टर में उसका नाम हो जाता है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक हम लोग ज्वाइन कर देंगे, एक वेक्टर बना देंगे जिसका डायरेक्शन ओरिजिन से लेके टुवर्ड्स पॉइंट की तरफ होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो अगर बोला गया है कि शो दैट द पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स बोल के वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसका मतलब ये सारे के सारे हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। दूसरा चीज, हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन के अंदर आता है। तो हमने क्या किया, तीनों पॉइंट्स को लिख लिया, ठीक है। हमारा पहला पोजीशन वेक्टर क्या था, -235, तो पहला पॉइंट हो जाएगा -235। दूसरा है 1 2 3, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1 2 3। तीसरा पॉइंट है 70 - 1, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा 70 - 1। अब इसको हमने, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस चीज को बड़े अच्छे से बताया था और फिर से एक बार बता रहा हूं कि तीन पॉइंट्स को अगर कोलिनियर प्रूफ करना है, यानी कि तीन पॉइंट से मिलकर हम लोग दो वेक्टर बना सकते हैं, दैट इज ए बी एंड बी सी। और ए बी और बी सी को अगर हम पैरेलल प्रूफ कर देते हैं, यानी कि कोलिनियर प्रूफ कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा चीजें जो है तीनों पॉइंट कोलिनियर बन जाएगा। तो हमने ए बी वेक्टर फाइंड आउट किया था। वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अगर दो पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर के यूज से हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया था। उसके बाद बीसी वेक्टर भी निकाल लिया था। उसके बाद हमें देखने को मिला था कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज बीसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एबी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे का पॉइंट हम लोग अभी चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे हमारे पास जो पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला याद है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ था, एनीवन? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, कौन बताएगा? यस सर। हाँ बताइए, सेक्शन फॉर्मूला क्या हुआ करता था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन सर दो फॉर्मूला, केस होता था इंटरनली। हाँ वेरी गुड, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए मैं पूछ लेता हूं, मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इंटरनल डिवीजन ही देखते हैं। इंटरनल डिवीजन दो हुआ करता था, एक इंटरनल डिवीजन एक एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ए x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है b x2, y2, ठीक है। अब एक तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे आ जाता है कोई भी तीसरा पॉइंट c, जो a और b को m:n रेशियो में डिवाइड करता है। m:n रेशियो में डिवाइड करने का मतलब c जो है a b को m:n रेशियो में डिवाइड करता है, दैट मींस ac बाय bc इज इक्वल टू m/n, ये बताया जा रहा है। तो इस c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता था? mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो इसमें भी क्या एग्जैक्टली वही चीज आता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, सी वाला पॉइंट फाइंड आउट करते थे, है कि नहीं।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट से डील करते थे, और मैंने बताया था जो भी पॉइंट होता है तो वेक्टर में उस चीज को क्या बोलेंगे, पॉइंट कौन सा वेक्टर बन जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को रिलेट कर सके। तो पॉइंट का मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर मेरे को मान लेते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, ऐसे भी अगर हम आसान सा भाषा में देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के थ्रू अगर हम लोग जाएंगे, तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मेरा ए वेक्टर, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है। अगर ए पॉइंट दिया हुआ है तो ए का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, बी पॉइंट दिया हुआ है तो बी का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर m/n दिया हुआ है तो सी का पॉइंट आ गया। अगर जैसे ही सी का पॉइंट हमारे पास आ गया तो सी का पोजीशन वेक्टर भी निकल जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट आ गया वही हमारा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आ जाएगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, सी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। बट हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में ही समझते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी ज्योमेट्री में जो पॉइंट होता है वेक्टर में, उसको पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब इस इंटरनल डिवीजन को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे ए, जिसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है स्मॉल ए वेक्टर, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है बी, जिसका पोजीशन दे रखा है स्मॉल बी वेक्टर, और यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास सी, जो ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, और सी का पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर। हमें ये सी पॉइंट निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसको ज्योमेट्री के फॉर्म में आप लोग को समझाऊं, मान लेते हैं 3D एक्सिस ही ले लेते हैं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। तो ये जो ए पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ये ओरिजिन से लेके ये पॉइंट ज्वाइन हुआ होगा, ये हमारा ए वेक्टर बन जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर है हमारा बी, तो ये बी वेक्टर बन जाएगा, और ये पोजीशन वेक्टर है हमारा सी, तो ये सी वेक्टर बन जाएगा। हमें सी वेक्टर को फाइंड आउट करना है ए और बी के टर्म में, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं, हमें क्या चीजें फाइंड आउट करना है वो भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन है एक बार हम लोग देख लेते हैं। गिवन द पोजीशन A vector and B vector are the position vector of points A and B। स्मॉल a और स्मॉल b जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A and B है। The point C divides AB internally, ठीक है। ये कौन सा डिवीजन देख रहे हैं, इंटरनल डिवीजन। इंटरनली इन द रेशियो m/n, दैट मीन्स हमें क्या समझ में आ रहा है, AC by BC इज इक्वल टू m/n, ये चीज दे रखा है, ठीक है। टू फाइंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें इतना चीज दिया हुआ है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है, हमें A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और एक C पॉइंट है जो AB को डिवाइड करता है m/n रेशियो में। ज्योमेट्री में हम लोग इस C को पॉइंट को फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे हम लोग C के पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये चीज पता है कि AB जो है एक सेम पॉइंट है, ठीक है। चलिए, ज्योमेट्री में हमें ये C पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता था, बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, C का पोजीशन वेक्टर। अगर मैं देखूं AB एक लाइन था, ठीक है, AB एक लाइन था, और उस लाइन पे क्या किया गया, बीच में एक पॉइंट ले लिया C जो AB को डिवाइड करता है m/n रेशियो में। तो यानी कि AB और AC और CB जो होगा वो हमारे क्या होगा, पैरेलल वेक्टर होगा, सबसे पहला चीज, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि AC वेक्टर एंड CB वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। AC वेक्टर और CB वेक्टर अगर कोलिनियर है तो सबसे पहला चीज दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड को सेम कर पाए तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। हमें एक रिलेशन पता है कि AC by BC इज इक्वल टू m/n, हमें एक रिलेशन पता है कि AC by BC, BC बोलूं या CB बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो AC by CB जो है वो इक्वल टू कितना दिया गया है, m/n। अब AC क्या है, ये वाला लेंथ, और CB क्या है, ये वाला लेंथ, और कोई भी लेंथ होता है
तो वेक्टर के फॉर्म में वो हमारा क्या आ जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जो हमारा लेंथ होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि एसी वेक्टर और सीवी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m by n। यानी कि मॉड ऑफ एसी वेक्टर इज इक्वल टू m by n मॉड ऑफ सीवी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, एसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो m by n सीबी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और दूसरा चीज, एसी और सीबी का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एसी वेक्टर इज इक्वल टू m by n सीबी वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड को हमने इक्वल कर लिया कि m by n से मल्टीप्लाई करने से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। दूसरा चीज, एसी वेक्टर का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और m by n इसको हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर। तो एम सी वेक्टर को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा एम सी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर, और ये हो जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। ठीक है, तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं m प्लस एन इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, और उस हिसाब से हमारा जो सी वेक्टर निकल के आएगा वो क्या आएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस एन। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन में हमारा क्या निकल गया, इस सी वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल गया। अब देखिए दोनों एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। हमारा इंटरनल डिवीजन में क्या होता था, ज्योमेट्री के फॉर्म में अगर हम लोग देते हैं mx2 यानी कि m इंटू ये b वाला पॉइंट करते थे डिवाइडेड बाय nx1 यानी कि m ये वाला पॉइंट मल्टीप्लाई करते थे n के साथ और डिवाइडेड बाय m प्लस n कर देते थे। यहां भी वही हो रहा है, देखो वो क्या रहा है, m इंटू क्या b वेक्टर इसके उल्टा होला, और n इंटू क्या a वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है m प्लस n, वही चीज आ रहा है। देखिए m इंटू b वेक्टर प्लस n इंटू a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो इसको नए तरीके से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसी को देखते हुए हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन में जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता था, अगर हम लोग ज्योमेट्री के फॉर्म में जाए एक्सटर्नल डिवीजन में, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। अब जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ए बी के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट हो रहा है सी। ठीक है, अगर ए का पॉइंट ले लेते हैं x1, y1, बी का पॉइंट ले लेते हैं x2, y2। ठीक है, और इस बार जो c है वो ab को डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, दैट मींस इस बार भी ac by bc इक्वल टू कितना रेशियो है, m by n रेशियो है। तो ये c वाला कोऑर्डिनेट कितना आता था, कौन बताएगा? माइनस हो जाता है। हाँ, m और n में से किसी को भी माइनस कर देते हैं, mx2 डिवाइडेड बाय m-1 और my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m-n, ये आ जाता है। सिमिलरली जैसा इसमें हो रहा था, जब प्लस हो रहा था, सेम तरीके से जब m b वाले के साथ मल्टीप्लाई करता है, n a वाले के साथ मल्टीप्लाई करता है, प्लस होता है डिवाइडेड बाय m प्लस n आता है। इधर भी वही हो रहा है कि a जो है c वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि m by n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, यानी कि ये हो गया m डिवाइडेड बाय n, ऐसा रेशियो हो रहा है। तो n जो होगा वो a वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, m जो होगा वो b वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस होगा डिवाइडेड बाय m माइनस n आएगा। सेम केस वेक्टर के केस में भी होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है a जिसका पोजीशन वेक्टर है a, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है b जिसका पोजीशन वेक्टर है b, और यहाँ पे एक हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट पे एक पॉइंट है c। ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने c। अब c क्या कर रहा है, m by n को डिवाइड कर, सॉरी a b को डिवाइड कर रहा है m by n के रेशियो में। अब जो c का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी कि a जो है ac के साथ कौन सा है m और bc के साथ कौन सा n, तो क्या होगा, m कितना हो जाएगा, m b वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m माइनस n। अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो सिमिलर प्रोसेस में आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, एक चीज को मैंने प्रूफ करके बता दिया, बाकी सारी चीजें क्या होगा, एग्जैक्टली सेम टाइप से होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इंटरनल डिवीजन का क्या होगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या होगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। आया समझ में?
यस सर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और याद रखने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, आप लोगों को अगर इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज मिड पॉइंट क्या होता था। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिया जाता है, ये x1 y1, बी x2 y2, ठीक है, और इन दोनों का अगर मिड पॉइंट हो जाता है c, मिड पॉइंट मतलब क्या, 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये c वाला पॉइंट कितना आ जाता था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सिमिलरली यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, जो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं c, अगर हम लोग वेक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, इसमें पॉइंट्स के साथ डील होता था, इसमें किसके साथ डील होगा, वेक्टर के साथ डील होगा। तो मान लेते हैं कहीं पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, उसका पोजीशन वेक्टर है ए, कहीं पे एक दूसरा पॉइंट है बी, उसका पोजीशन वेक्टर है बी, कहीं पे एक पॉइंट है सी, और सी जो है इसको मिड पॉइंट है, सी जो है ये हमारा मिड पॉइंट हमने मान लिया। ठीक है, सी अगर मिड पॉइंट है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस मिड पॉइंट का वेक्टर क्या होगा। सिमिलरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, तो ये क्या मिड पॉइंट का वेक्टर हो जाएगा। सेम सेम जितना प्रॉपर्टी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ पढ़ते थे, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो ये एक्सटर्नल यस। डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था एमबी वेक्टर माइनस एमबी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और दूसरा हमारे पास हो गया एमबी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। और ये एक्सटर्नल वेक्टर वाला, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन वाला दिया हुआ है, तो दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान सा एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान सा एक क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरीके का, बोला गया कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, हमें एक पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, which divides the line segment joining the points this and this in the ratio 2:1 internally and externally। ठीक है, इसका मतलब बोला गया है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है, P का पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। एक पॉइंट है Q, Q का पोजीशन वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और इसको एक पॉइंट है R, जो इसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। हमें बोला गया है कि R का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो निकालिए। हमने मान लिया, चलिए R का पोजीशन वेक्टर जो है वो R है। सबसे पहला इंटरनली, इंटरनली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इंटरनली फाइंड आउट करने के लिए जो आर वेक्टर है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा 2 इंटू, इसके साथ हो जाएगा 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, प्लस ये 1 जो है ये इसके साथ हो जाएगा 1 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, मतलब 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, -2 + 1 ये हो गया माइनस आई कैप, फिर +2 + 2 ये हो गया +4 जे कैप, और कितना हो जाएगा +2 - 1 तो प्लस के कैप डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको उसके बाद आप जैसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्सटर्नल डिवीजन बोला जाए, सिमिलरली एक्सटर्नली अगर एक्सटर्नल डिवीजन होने लगे, तो एक्सटर्नल डिवीजन में डायग्राम थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक है, इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा, अगर चाहे तो आप डायग्राम बना भी सकते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में कैसा आएगा, ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा Q पॉइंट हो जाएगा, R पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में अगर हमें निकालना है R वेक्टर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सिमिलरली 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अब इधर आ जाएगा -1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, 2 - 1 नीचे तो 1 आ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली -2 आई कैप माइनस आई कैप, तो ये हो गया -3 आई कैप। ठीक है, +2 जे कैप -2 जे कैप, तो ये तो 0 आ जाएगा, तो +0 इंटू जे कैप। ठीक है, +2 के कैप प्लस के कैप, तो ये आ जाएगा +3। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं मैं +3 के कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। आया समझ में आप लोगों को किस तरीके से किया गया है, बड़ा ही आसान सा चीज दिया गया था। ठीक है, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए कि उसका आंसर कितना होना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ रहा है कि P and Q are 2 points with position vector 3a vector minus 2b vector and a plus b vector respectively. Write the position vector of a point R which divides the line segment PQ in the ratio 2:1 externally. आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, ये निकाल के बताइए कितना आंसर होगा, फटाफट कीजिए जल्दी। जल्दी सॉल्व कीजिए सब लोग फटाफट। सर माइनस ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। माइनस ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। यस सर। और किसी का कोई आंसर, दूसरा आंसर या सेम आंसर? सर माइनस ए प्लस 4b। माइनस ए प्लस 4b, चलिए बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? माइनस ए प्लस 4 आ रहा है सर। माइनस ए प्लस 4b, चलिए। यस सर, माइनस ए प्लस। चलिए सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सब लोग अपना अपना आंसर दीजिए। आधे लोग आंसर दे रहे हैं, आधे लोग आंसर नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं करना। बट जबकि चीजें बड़ा ही आसान है। सबसे पहला चीज हमें क्या निकालने बोला गया है? एक्सटर्नल डिवीजन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है। एक पॉइंट है ये, बस ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। मैं बस अभी आप लोगों को फैमिलियर करा रहा हूँ, नहीं तो वेक्टर से आप लोग डर जाएंगे। तो इसीलिए क्या पहले बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ये सब समझ में आने लगा तो ये सब का दिमाग यूज करके आगे जाके हम लोग टफ टफ क्वेश्चन भी करेंगे, पता चलेगा। ये आ गया हमारे पास 3a वेक्टर माइनस 2 वेक्टर। और एक चीज, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है अगर हमें कंसेप्ट पूरा का पूरा पता है। अगर हमें कंसेप्ट आधा अधूरा पता है तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और वो बन जाता है टफ, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट दिया गया है P 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और पॉइंट Q दिया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास एक पॉइंट है R और वो डिवाइड कर रहा है सॉरी ये इंटरनल डिवीजन हो गया, ठीक है। हमें डिवीजन कौन सा बोला गया है? एक्सटर्नल डिवीजन बोला गया है। कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा R जो इसको कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि PR 2 और ये कुछ 1 इस तरीके से 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो R वेक्टर निकलेगा, R वेक्टर इक्वल टू कितना निकलेगा? ठीक है, R वेक्टर इक्वल टू निकलेगा 2 इंटू Q का कितना है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 1 इंटू यहाँ पे कितना है? 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास ये तो खींचने की जरूरत ही नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2a माइनस 3a कितना हो गया? माइनस a। 2b प्लस 2b तो कितना हो गया? प्लस 4b वेक्टर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए दिल खुश हो गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो। अब इस बार पोजीशन वेक्टर नहीं दिया गया, इस बार पॉइंट दिया गया है और R का निकालने के लिए बोला गया। आप लोग समझदार इंसान है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, फटाफट सॉल्व कीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? 5 आई ठीक है, चलिए सर। बताइए कितना हुआ? 5i कैप प्लस 9j कैप माइनस 14k कैप। यस सर, 5i कैप 9j कैप 14k कैप। वेरी गुड, ये पॉइंट हो गया, ठीक है।
ये ज्योमेट्री के फॉर्म में पॉइंट लिखा हुआ है, तो वेक्टर के फॉर्म में ये क्या बन जाएगा? अरे बोलिए भाई, ये ज्योमेट्री के आई देख के लग पोजीशन जाएगा। वेक्टर ऐड कर दिया जाए। पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर हमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा। और बी वेक्टर यानी कि बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो हमें वेक्टर देने की जरूरत नहीं है, वेक्टर हमें पता है चल गया, पॉइंट्स दे दिया, मतलब पॉइंट्स का मतलब पोजीशन वेक्टर। और ये कोई एक पॉइंट है r जिसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है 3:2 रेशियो में। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। ठीक है, इस बार डायग्राम नहीं बनाता हूं, इस बार डायरेक्टली कर देते हैं। ये जो r वेक्टर निकलेगा, r का पोजीशन वेक्टर निकलेगा, तो r का पोजीशन वेक्टर कितना निकलेगा? एक तो 3 - 2 नीचे हो जाएगा, ऊपर से यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2 इंटू इधर कितना आ जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तो ये r वेक्टर हमारे पास क्या निकल जाएगा? 3 - 2 to 1, ये जरूरत नहीं है। 9 माइनस 4 हो जाएगा 5i कैप। ठीक है, 3 प्लस 6 हो जाएगा 9j कैप। ठीक है, उसके बाद -6 माइनस 8, बाप रे, -6 माइनस 8, ये तो -14k कैप हो जाएगा मेरे ख्याल से। सही है, सही तो होना चाहिए। क्या आप लोग का यही निकल के आया था? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सर फिर से उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन। इस बार तो मैं इसको बोलूंगा कि इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको डायरेक्टली ओरली बताइए, मुंह से बताइए कि क्या होना चाहिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द, इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए, फटाफट बताइए। 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। 2 + 4/2 कितना हुआ? 3। सर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 4 - 2, हाँ, प्लस 2k कैप। ठीक है, हमारा क्या था? a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई 2, तो 2 से आपने डिवाइड नहीं किया, तो 2 से डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है, तो 2 + 4/2 3, 3 + 1/2 2, 4 - 2/2 इज इक्वल टू 1। आए, ये तो 1 होना चाहिए k कैप। ठीक है, यस सर, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो। अब चलिए, ये कोलिनियरिटी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, हमें बोला गया कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए देगा। हम क्या करेंगे, बस इतना बताइए कि मेरे पास 3 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट को बोला गया कि प्रूफ कीजिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? सर AB प्लस BC इक्वल टू SC। हे गधा, वेक्टर के फॉर्म में प्रूफ करना है ना, अभी हम लोग ज्योमेट्री थोड़े पढ़ रहे हैं। AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा BC। हाँ, तो ए पॉइंट आ गया हमारे पास 1, -2, -8। ठीक है, और बी हमारे पास हो गया 5, 0, -2, और सी हमारे पास हो गया 11, 3, 7। ठीक है, हमें वेक्टर के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो मैंने पता है कि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर आएगा, यानी कि ए बी वेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट का लैम्डा बी सी वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, या फिर इसका जो कोफिशिएंट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के फॉर्म में आएगा, पैरेलल वेक्टर इस कंडीशन में आता है। ठीक है, दूसरा चीज, फाइंड द रेशियो इन व्हिच b डिवाइड्स ac। तो b कौन से रेशियो में ac को डिवाइड करता है वो कैसे पता चलेगा? यानी कि उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ba/ac, सॉरी ba/bc, ba/bc फाइंड आउट करना है। तो ba मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ab वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ bc वेक्टर। तो यानी कि ये रेशियो आखिर में फाइंड आउट कर देना है, तो हमारा रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी ये डायरेक्शन क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो नहीं पढ़ते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ने हैं इससे पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम लोग, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, शीट के साथ ही चला जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके नीचे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ते हैं अभी। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग को डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स याद है? यस सर। सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर, इस तरीके की चीजें।
शायद हम लोगों ने कभी पिछले जन्म में पढ़े होंगे, याद है ये सब चीजें? यस सर। तो हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। वेक्टर फॉर्म ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के जो अलग अलग सेंटर है उसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? intersection point of the medians of a triangle. वेरी गुड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हम लोग ले लेते हैं ए, ये हम लोग ले लेते हैं बी, ये हम लोग ले लेते हैं सी। कहीं ना कहीं यहाँ से एक मीडियन आ जाएगा, मान लीजिए डी। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मीडियन आ जाएगा, मान लीजिए ई। यहाँ से कहीं ना कहीं एक मीडियन, ये क्या हो गया, ये एक आ गया मीडियन ई, और यहाँ से एक मीडियन चलो हम लोग बना देते हैं। और तीनों मीडियन हमेशा क्या करता है, कोइंसाइड करता है, सी ई एफ। और ये जो सेंटर बनता है वो क्या बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे को एक चीज बताइए, हम लोग जब सेंट्रॉइड पढ़ते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर मान लेते हैं कि मेरा ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, जहां पे एबीसी हमारा ट्राइंगल है, और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता था, उस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था, x1 plus x2 plus x3 by 3. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये तो पॉइंट्स हुआ करता था, अब पॉइंट्स की जगह वेक्टर आ जाएगा, तो सारे चीजें क्या होता है, डिट्टो एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर को, अब पॉइंट्स दिया हुआ था, पॉइंट से हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। बी का पोजीशन वेक्टर को बी ले लेते हैं, सी का पोजीशन वेक्टर को सी ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग एक हल्का सा छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर position vectors of vertex A, B and C of a triangle ABC। ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका 3 वर्टेक्स है ABC, और उसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, ठीक है। तो उसका सेंट्रॉइड का जो वेक्टर है, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड जो होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर को चलो ऐसे ले लिया। तो सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्रॉइड। जैसे पॉइंट में आता था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। सिमिलरली हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन, तो उसमें भी सेम तरीके के चीजें हो रहा था, mx2 प्लस nxy बाय डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो इसमें वही हो रहा था mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। आया समझ में, क्लियर हुआ? इस पे ज्यादा रिसर्च करने की और जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास आता था इन सेंटर, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग बोलते थे इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता था, व्हाट इज इन सेंटर? The center of inscribed circle. सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, बहुत बढ़िया, ये एक सही डेफिनेशन है कि एंगल बाइसेक्टर। हाँ, और एक डेफिनेशन है क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, या फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो यानी कि इसका दो है, दो चीजों से हम लोग इसका डेफिनेशन निकालते हैं। सबसे पहला, अगर मैं इसके अंदर कोई सर्कल बना दूं, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के सर्कल होते थे, एक सर्कमस्क्राइब, एक इंस्क्राइब। इंस्क्राइब सर्कल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज, उसके अंदर होना चाहिए सर, अंदर होना चाहिए, उसका साइड को टच करेगा। इंस्क्राइब सर्कम मतलब क्या, किसी भी पॉलीगन का सारा साइड को अगर टच करता है वो सर्किल, तो उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए
वो तो अंदर ही लाई करेगा, साइड को टच करेगा तो, बट वो मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, वो एक विजुअलाइजेशन डेफिनेशन की हमको अंदर दिख रहा है, हमने बोल दिया। वीडियो अगर बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ये चीज मैं सारे बता चुका हूं, बट मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद करा देता हूं। इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ट्राइंगल में ही पॉसिबल होगा, ये किसी भी पॉलीगन में हो सकता है, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, किसी में भी हो सकता है। इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब क्या हो जाएगा? टचेस ऑल दी साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। सरकम सर्कल क्या होता है? सरकमस्क्राइबिंग सर्कल, हाँ, वर्टेक्स को टच करेगा। So vertex touch कर. हाँ, टचेस ऑल दी वर्टेक्स, ठीक है। टेक्निकल टर्म याद रखिए, टचेस ऑल दी वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन के सारे वर्टिसेस को टच करेंगे। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो हमारा इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर का मतलब एक तो इंस्क्राइब सर्किल का सेंटर होता है, और दूसरा वो इंस्क्राइब सर्किल का सेंटर कैसे निकलता है? सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि कंकरेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे देखूं, एक इंस्क्राइब सर्कल अगर बनाने की कोशिश करते हैं, एक इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है। ये, हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो या तो ये इंस्क्राइब सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है। और वही चीज क्या हो जाता है हमारा, अगर हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाए, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जाके तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जाके एक सेम पॉइंट पे मीट करता है, तो वो भी हमारा इन सेंटर ही होता है, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है। हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता था? अगर मैं 3 पॉइंट ले लिया, ठीक है, 3 पॉइंट अगर मैंने ले लिया, x1, y1, बी ले लिया x2, y2, और सी ले लिया x3, y3, तो ये इन सेंटर का वैल्यू क्या होता था? इन सेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या होता था? x1 plus bx2 हाँ, plus cx3 by a plus b plus ये मतलब क्या होता था? ए के ऑपोजिट y वाला coordinate साइड, by 0. ए के ऑपोजिट वाला साइड, दैट मीन्स व्हाट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, BC x1 प्लस, उसके बाद x2 मतलब बी मतलब ऑपोजिट साइड AC x2 प्लस, उसके बाद क्या हो गया, BC AC, और हमारे पास क्या बच गया, A BC AC, क्या बच गया, AB x3 डिवाइडेड बाय BC प्लस AC प्लस AB। सिमिलरली हम लोग Y के लिए भी वही चीज आता था, ठीक है, सिमिलरली Y के लिए भी वही चीज आता था। अब जब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर हम A का पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं स्मॉल लेटर A, B का पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं स्मॉल लेटर B, और C का पोजीशन वेक्टर को मान लेते हैं स्मॉल लेटर C, ठीक है। तो उस हिसाब से इस बार जो हमारा इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा BC A वेक्टर, ठीक है, प्लस AC इंटू बी वेक्टर प्लस AB इंटू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय BC प्लस AC प्लस AB, ठीक है। या फिर अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि BC के ऊपर A के ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, A के ऑपोजिट साइड को स्मॉल लेटर A बोलते हैं, B के ऑपोजिट साइड को स्मॉल लेटर B बोलते हैं, C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल लेटर C के नाम से जानते हैं। तो यानी कि ये जो I वाला पोजीशन वेक्टर है उसको A इंटू ए वेक्टर प्लस B इंटू बी वेक्टर प्लस C इंटू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट हो सकता है कि बहुत बार ऐसे लिखने पे आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, बट चीजों का मतलब को समझिएगा, क्योंकि हमारा जो इन सेंटर वाला पॉइंट होता था ये भी यही होता था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और दूसरा चीज ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, यही पॉइंट होता था। और a का मतलब क्या है, bc, तो bc लिख दिया, b का मतलब क्या है, ab, तो b का मतलब क्या हो जाएगा, और ac, तो ac लिख दिया, और c का मतलब क्या हो जाएगा, ab, तो ab लिख दिया, वही चीज है, सेम चीज। उसके बाद हमारा आता था सरकम सेंटर, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता था, सरकम सेंटर, तीसरा नंबर आता था सरकम सेंटर,
ये सरकम सेंटर क्या हुआ करता है? व्हाट इज सरकम सेंटर? सरकम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे सबको लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि याद भी रह जाए। AD, BE और CF, इस केस में क्या हो जाएगा? तीनों मीडियंस, ठीक है, ताकि आप लोग को याद भी रहे। और इस केस में AD, BE और CF क्या हो जाएगा? AD, BE एंड CF जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ताकि आप लोग को ये सारी चीजें याद रहे। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर हम सरकम सेंटर ड्रॉ करें तो सरकम सेंटर भी एक ट्राइंगल में ही बनता है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना लिया इस तरीके से, ठीक है, तो सरकम सेंटर मतलब दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक तो सरकम सेंटर मतलब क्या हो जाएगा? जो भी हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर का सर्किल हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर का जो सर्किल हो जाएगा वो हमारा सर्किल का जो सेंटर हो जाएगा वो हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा सरकम सर्किल बन गया। सरकम सर्किल का जो सेंटर होगा वो भी सरकम सेंटर ही होता है, और ये सरकम सर्किल का सेंटर एक और तरीके से निकलता है। कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको D नाम दे देते हैं, इसको E नाम दे देते हैं, इसको F नाम देते हैं। मैंने इसको वर्टेक्स से क्यों नहीं जोड़ा? वर्टेक्स से इसीलिए नहीं जोड़ा क्योंकि जो सरकम सेंटर, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जरूरी नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास करेगा। ठीक है, सरकम सेंटर को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे जो हमारा OD, OE और OF आया, तो इस केस में क्या है हमारा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस केस में हमारा क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब बताइए सरकम सेंटर का क्या होता था? किसी को याद है तो? अगर A का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x1, y1, B का कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x3, y3। ठीक है, तो ये जो सरकम सेंटर O है, O का कोऑर्डिनेट क्या होता था? किसी को आइडिया है? याद है? जबकि मैंने बोला था इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, इतना ये काम का चीज नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। ठीक है, और ये ज्यादातर पूछा भी नहीं जाएगा, आप लोग को याद आ गया होगा। साइन 2a x1 प्लस साइन 2b x2 प्लस साइन 2c x3 डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। कुछ याद आया? ठीक है, सिमिलरली साइन 2a इंटू y1 प्लस साइन 2b इंटू y2 प्लस साइन 2c इंटू y3 डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, अब सिमिलरली अगर A का पोजीशन वेक्टर हम लोग A ले लेते हैं, B का पोजीशन वेक्टर हम लोग B ले लेते हैं और C का पोजीशन वेक्टर हम लोग अगर C ले लेते हैं, तो ये जो O का यानी कि जो सरकम सेंटर का पोजीशन वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन 2a इंटू साइन 2a इंटू A वेक्टर प्लस साइन 2b इंटू B वेक्टर प्लस साइन 2c इंटू C वेक्टर डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, तो ये हो गया सरकम सेंटर। तीसरा चीज हमारे पास आता था ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता था? Intersection of triangles altitude. ऑल्टीट्यूड, वेरी गुड। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या होता था? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड। ठीक है, और ऑल्टीट्यूड क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? अगर हम ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड की बात करें तो ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड क्या होता है? सर ऐसा लाइन जो कि वर्टेक्स से और अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ऐसा लाइन जो एक वर्टेक्स से पास करे और ऑपोजिट साइड के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो एक तो वर्टेक्स से पास करना चाहिए और ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके के, और ये तीनों पॉइंट भी क्या होता है? कंकरेंट होता है। ठीक है, डी ई एफ। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा क्या बन गया?
ऑर्थो सेंटर। चलिए अब बताइए कि मैं इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता था। अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा किसी को। 10a(x1) याद आया कुछ? 10b(x2), 10c(x3) डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b प्लस 10c। इसको दिन रात रट के याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। 10ay1 प्लस 10by2 प्लस 10cy3 डिवाइडेड बाय 10a प्लस 10b प्लस 10c। ठीक है। और ये जो अगर हम a का पोजीशन वेक्टर को a ले लेते हैं, b का पोजीशन वेक्टर को b ले लेते हैं, c का पोजीशन वेक्टर को c ले लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो h का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ये जो ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10a इंटू a वेक्टर प्लस 10b इंटू b वेक्टर प्लस 10c इंटू c वेक्टर डिवाइडेड बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c। ठीक है। तो ये हमारे कुछ कुछ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स थे जिसके बारे में हमने स्टडी किया कि डिफरेंट सेंटर, जिस तरीके से हमारा फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से सेम है। बस पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, इस बार पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। जो चीज हम पॉइंट में पढ़ते थे वही चीज यहाँ इसमें किस में पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर में पढ़ते हैं। तो पॉइंट की जगह इस बार बस क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। बाकी सारा चीज एग्जैक्टली हमारा क्या है, सेम है। ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का जो बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्मूला है, हाँ पूछिए। यहाँ पे जो सर कैपिटल ए लिखे उसका क्या मतलब वैल्यू हो सकता है? नहीं क्या हो सकता है आप खुद सोचिए। ए क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ए क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल है सर वो। ए ट्रायंगल है कि एबीसी ट्रायंगल है? एबीसी सर ट्रायंगल है। तो एबीसी में ए क्या चीज है, ट्रायंगल है ए एक वर्टेक्स है ये वाला। और ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या चीज आता है आप सोचिए। मैं अगर 10 ऑफ कुछ लिखूं तो यहाँ पे क्या चीज आएगा, एंगल आएगा, वैल्यू आएगा, क्या चीज आएगा यहाँ पे, एंगल आएगा। एंगल आएगा। तो 10a बोला गया मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल, ए वाला एंगल। यस सर। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ये चीज हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में कुछ कुछ हमें क्वेश्चंस करना है। ठीक है। अब थोड़ा सा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन में हम लोग चलने लगेंगे। अब जितने भी हमारा बेसिक बेसिक टाइप के टॉपिक थे वो हमारा चला गया। अब थोड़ा सा हम लोग अच्छा इंटेलिजेंट टाइप के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन 1, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। इन ए ट्राइंगल, मैं सिंपली ट्राइंगल का सिंबल यूज कर दे रहा हूं, लेट जी इज ए सेंट्रोइड। In a triangle, let G is a centroid and midpoint of the sides and midpoint of the sides opposite to in a triangle ABC, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये ABC है। In a triangle ABC, ABC एक triangle है। Let G is a centroid of and midpoint of sides and midpoints of side opposite to A, B, C is D, E, F. Then prove that सबसे पहला चीज हमें प्रूव करने के लिए दिया गया कि समेशन ऑफ A G वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि समेशन ऑफ A D वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्या कोई मेरे को बता पाएगा समेशन ऑफ ए जी वेक्टर मतलब किस चीज की बात किया जा रहा है? ये समेशन ऑफ ए जी का मतलब क्या हो जाएगा?
सर एजी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर। वेरी गुड। ये क्या है, नॉन लिमिट वाला है। मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें पढ़ा रखा है सीक्वेंसिंग सीरीज में, ठीक है। दो तरीके का सिग्मा नोटेशन होता है, एक लिमिट एक विदाउट लिमिट। अगर विदाउट लिमिट है तो हमें देखना पड़ेगा टोटल कितना चीजें पॉसिबल है और सेम तरीके की चीजें यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में पूछा गया है कि एजी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर है, ये चीज प्रूफ करके बताइए। तो सिमिलरली इसमें भी होगा। अगर लिमिट दिया जाता है तब चीजें अलग होता है, लिमिट नहीं दिया जाता है तो तब चीजें अलग होता है, ठीक है। तो इस एक चीज को मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, बाकी दूसरा चीजें आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा। दूसरा वाला पॉइंट हमें बोला गया है कि एबीसी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी के नाम से। ए बी सी के नाम से हमारे पास एक ट्राइंगल है और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जी इज ए सेंट्रॉइड, ठीक है। जी अगर सेंट्रॉइड है तो उसका कुछ ना कुछ मीडियंस आएगा। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये आ गया हमारे पास मीडियन, ठीक है। और मीडियन का भी स्पेशल चीजें बोला गया है कि ए के ऑपोजिट डी होना चाहिए, बी के ऑपोजिट ई होना चाहिए और सी के ऑपोजिट एफ होना चाहिए। तो ए के ऑपोजिट डी होना चाहिए, बी के ऑपोजिट ई होना चाहिए और सी के ऑपोजिट एफ होना चाहिए। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसी तरीके से मानेंगे। और ये सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड हमारा क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड हमारा बन गया जी, ठीक है। देन प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। हमें प्रूफ करना है सबसे पहला चीज ए जी वेक्टर। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा हम लोग मार्क कर देते हैं। ए जी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन आएगा, बीजी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन आएगा और सीजी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि एजी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, हमें प्रूफ करके बताना है। बाकी किसी डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं बोला, हमें कुछ इस तरीके का डायरेक्शन बोला है तो हमने इस डायरेक्शन को नोट कर लिया, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, इस चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए आप मेरे को ये बताइए, अगर ये मीडियन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मीडियन है हमारे पास तो डी ई एफ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, प्रूफ, ठीक है। हम लोग ज्योमेट्री को यूज करेंगे। अब डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस का मिड पॉइंट है, बीसी सी एंड ए बी, बीसी सी एंड ए बी, ठीक है। बीसी सी एंड ए बी अगर मिड पॉइंट हो गया दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू डी सी और उसके साथ सीई इज इक्वल टू ई ए और उसी के साथ ए एफ इज इक्वल टू एफ बी, हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सबका लेंथ जो है बराबर होगा, ठीक है। दूसरा चीज, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे सेम लाइन पे आ रहा है, बी डी सी सेम लाइन पे आ रहा है। तो यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बी डी वेक्टर और डीसी वेक्टर बना दूं तो अब हम अपने मन से डायरेक्शन बना रहे हैं, अब किसी भी और डायरेक्शन बना सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए आपका। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर BD इज इक्वल टू DC है तो हमारे हिसाब से BD वेक्टर इज इक्वल टू DC वेक्टर हो जाएगा और ये किसके बराबर आएगा, ये हाफ ऑफ BC वेक्टर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अब देखिए CE वेक्टर और EA वेक्टर ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CE वेक्टर इज इक्वल टू EA वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ CA वेक्टर, ठीक है। तीसरा चीज, ये भी डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं कि AF वेक्टर और AB वेक्टर दोनों का लेंथ बराबर है, AF और FB, तो दोनों वेक्टर क्या होगा, बराबर होगा कि AF वेक्टर इज इक्वल टू FB वेक्टर और ये दोनों मिला के किसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ AB वेक्टर, ठीक है। तो ये सारे वेक्टर हमने डायरेक्शन निकाल दिया। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, AG प्लस BG प्लस CD। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है AG वेक्टर प्लस BG वेक्टर प्लस CG वेक्टर, ठीक है। तो AG वेक्टर मतलब क्या हो गया, AG वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर हो गया, ठीक है, A से लेके G तक जाना। अब A से लेके G तक हम लोग कैसे जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं A से लेके G तक, ठीक है। दो तरीका है, या तो A से लेके B तक जाए, B से लेके G तक जाए, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। AB वेक्टर प्लस BG वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा,
ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर प्लस डी जी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें चूज करना है कि किस तरीके से कैसे जाना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी जी वेक्टर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए जी वेक्टर। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए एफ वेक्टर और एफ जी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा आसान बनाने का ही कोशिश करते हैं। तो ए जी वेक्टर को हम लोग लिख लेते हैं, चलिए ए बी वेक्टर प्लस बी जी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी जी वेक्टर। ठीक है, अब बीजी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी जी। ठीक है, बी जी वेक्टर हमारे पास है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हमारा कैसे भी करके जो है कट पिट के जीरो आ जाए। अगर मान लीजिए मैं बीसी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर लिखता हूं, तो सीजी वेक्टर को करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि बीजी वेक्टर को हम लोग कैसे ले लें। तो बीजी वेक्टर को हम लोग किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, बीजी वेक्टर को या तो हम लोग ले सकते हैं कुछ इस तरीके से कि बी जी वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर। ठीक है, तो बीजी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं बी ए वेक्टर प्लस, या फिर बी ए नहीं लिख के, चलो इसको थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा का पूरा फिर से जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगा सॉल्व करने में। एक चीज देखिए, सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। बहुत बढ़िया, वो वाले पॉइंट से हमारा जल्दी आसानी से निकल जाएगा। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, उससे ज्यादा आसानी हो जाएगा, इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो चलिए इधर वाला वेक्टर को हम लोग इसी डायरेक्शन पे मान लेते हैं, इस वाले वेक्टर को इसी डायरेक्शन पे मान लेते हैं, इस वाले वेक्टर को इसी डायरेक्शन पे मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए जी बाई जी डी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, तो यानी कि ए जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी डी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी डी। दूसरा चीज बी जी इज इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बी जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी ई। और तीसरा चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी। तीसरा चीज हम लोग क्या लिख, सी जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एफ, सी जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एफ। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हमारा जो ए डी वेक्टर है, ए डी वेक्टर पूरा का पूरा, अभी हम लोग ए डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए डी को हम लोग लिख सकते हैं, ए डी जो हमारा हो गया ए जी प्लस जी डी। ठीक है, वेक्टर नहीं लिखते हैं, ए डी को हम लोग लिख सकते हैं ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी। और ए जी इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ जी डी, या फिर जी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ ए जी। तो इसको ए जी प्लस 1/2 ऑफ ए जी ऐसा लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 ऑफ ए जी। तो हमने क्या निकाल लिया, ए डी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए जी। ठीक है, उसके बाद बीई, बीई इज इक्वल टू, सॉरी, बीई इज इक्वल टू 3/2 ऑफ बीजी, और उसके बाद इधर निकल जाएगा सी एफ इज इक्वल टू 3/2 ऑफ सी जी। यहां तक समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने मीडियन के टर्म में रिलेशन निकाल लिया, ए डी बीई और सी एफ, मीडियन के टर्म में रिलेशन निकाल लिया हमने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से एडी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 एजी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। और बीई वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 बीजी वेक्टर, क्योंकि इससे करने में आसानी हो जाएगा, उससे करने में दिक्कत हो जाएगा, बीच में कहीं गड़बड़ा जाएगा। सीएफ वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 सी जी वेक्टर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यानी कि हम लोग एजी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब एजी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 एडी वेक्टर। ठीक है, यानी कि बीजी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 बीई वेक्टर। ठीक है, और सीजी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 सी एफ वेक्टर। अब करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग ले लेंगे, हमारा क्या है, एजी वेक्टर
प्लस बीजी वेक्टर प्लस सी जी वेक्टर, ये हमें दिया हुआ था। इसको क्या करते हैं हम लोग मीडियन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2 AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर। ठीक है, 3/2 नहीं 2/3, 2/3। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया कि AG प्लस BG प्लस CG को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 AD वेक्टर प्लस BE वेक्टर प्लस CF वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब AD वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD वेक्टर को AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? टू बाई थ्री एडी। हाँ, अब देखिए, अब बड़े आसानी से सारा आंसर निकल जाएगा। एडी वेक्टर को लिख सकते हैं AB प्लस BD, तो इसको हम लोग लिख देते हैं AB प्लस BD, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। ठीक है, BE वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, BE कहां चला गया, BE वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को हमने क्या लिख दिया AD प्लस B, BE को लिख सकते हैं BC प्लस CE, BE को क्या लिख सकते हैं BC प्लस CE। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया BC प्लस CE वेक्टर। चलिए, बहुत बढ़िया, दूसरा वाला भी हमने लिख लिया। तीसरा वाला वेक्टर हमारे पास क्या है, CG वेक्टर। CG वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CG वेक्टर को लिख सकते हैं CA प्लस AF वेक्टर, CG वेक्टर को लिख सकते हैं CA वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ऐसा हमने लिख लिया। ठीक है, अब इधर देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। थोड़ा सा चीजें सेपरेट कर लेते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा, BD वेक्टर प्लस CE वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए BD CE और EF क्या है, कहां चला गया, BD CE और AF क्या है, 1/2 BC 1/2 CA 1/2 AB है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 इंटू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ये हो गया, प्लस 1/2 AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा, नल वेक्टर। AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू कितना आएगा, नल वेक्टर आएगा। ये मैंने स्टार्टिंग के पहला क्वेश्चन में ही आप लोग को बता रखा है, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू हमारा कितना निकल के आता है, नल वेक्टर निकल के आता है। क्योंकि अगर हम यहां से स्टार्ट होके यहीं पे जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 नल वेक्टर प्लस 1/2 इंटू नल वेक्टर। ठीक है, तो नल वेक्टर प्लस नल वेक्टर फाइनली कितना आ गया, 2/3 इंटू नल वेक्टर, और फाइनल रिजल्ट कितना हो गया हमारे पास, नल वेक्टर, और एक किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा हम लोगों को चीजों को समझने के लिए। आया समझ में? तो हमारा क्या निकल गया, AG प्लस BG प्लस CG इक्वल टू कितना निकल गया, नल वेक्टर। अगला आप लोग को करना है कि समेशन ऑफ AD इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। आया समझ में? किसी को किसी पॉइंट में डाउट है, दिक्कत है, तो वो पूछ सकता है कि सर ये वाला पॉइंट हमको समझ भी नहीं आया, हमको दोबारा समझा दीजिए, या फिर इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, बस मीडियन का मिड पॉइंट ये वो 2/3/2:1 रेशियो वही सब यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इस वाले पार्ट को, सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग का दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो इसलिए आज का क्लास हम लोग को आगे नहीं बढ़ाते, यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।